नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 के लिए जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये भाग 2 है। भाग 1 में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया था, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। और भाग 2 में हम बाकी के जो अन्य प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न, भाग 2 में भी हम 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यह जो हमारी 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम जो आपका आगे होगा, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला 2020 का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए भाग 2 को कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाग 2 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है कि भारत में जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसका सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन बपतिस्ता जो थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड लॉरेंस, तो ये तीनों जो थे, ये क्या थे? तो ये सदस्य थे किसके? तो कैबिनेट मिशन के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से जब जो सदस्य थे, आपको बता दूं तीनों का विवरण कौन कौन थे ये तीनों। तो इसमें से जो आपके पैथिक लॉरेंस थे, यानी कि लॉर्ड लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस भी कह लीजिए, तो ये जो पैथिक लॉरेंस थे, ये उस समय क्या थे? तो ये भारत सचिव थे। क्या थे? तो ये भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। और उसके बाद जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये क्या थे? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और इसके बाद जो एबी अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना के मंत्री थे। तथा ये तीनों जो हैं, ये सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, जो 1946 में भारत आया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इस कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था? तो इस कैबिनेट मिशन को उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? तो उस समय क्लीमेंट एटली जो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही इस मिशन को भारत में भेजा था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपके सामने दो विकल्प, मतलब दो कथन दिए गए हैं डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड ये दो क्या है? तो ये कथन है। आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में जो दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आइए कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है हमारा? ये कथन तो बिल्कुल सही है, जो डीपीएसपी हमारा है, ये इसका जो सिद्धांत है वह समाजवादी विचारधारा पे आधारित है। ये कथन सही है। उसके बाद इसमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। तो ये भी कथन बिल्कुल सही, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में ये जो दो कथन दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही हैं। तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो डीपीएसपी जो हमारे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के मध्य हमारे संविधान में रखे गए हैं। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो डीपीएसपी है हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 के मध्य रखे गए हैं। अगला है, रेल बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो रेल बजट के संदर्भ में आपको बताना है कि जो तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। तो रेल बजट के संदर्भ में आइए देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या है? भारतीय रेल का बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है। तो ये भी कथन सही है। उसके बाद रेल की प्राप्तियों और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद प्राप्तियों और रेल से जुड़ी
राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट में जोड़ी जाती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यह तीनों जो कथन है यानी ऑप्शन सी, ए, बी और सी तीनों जो कथन है ये बिल्कुल सही है हमारे रेल बजट से रिलेटेड। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद रेलवे बोर्ड के हमारे अध्यक्ष कौन, ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो रेलवे बोर्ड के हमारे अध्यक्ष कौन है, VK यादव यानी कि विनोद कुमार यादव जो है ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और रेलवे मंत्री हमारे कौन है, तो पीयूष गोयल। कौन है, तो पीयूष गोयल जो हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न हमारा है 30 नवंबर 2017 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के 30 नवंबर 2017 को उपाध्यक्ष कौन थे, तो उस समय उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग का जो गठन है यह जनवरी 2015 में किया गया था। किसके स्थान पे, तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था। तथा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं इन हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अच्छा प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में यानी कि 2020 जब अभी चल रहा है तो वर्तमान समय में भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और इसके बाद अमिताभ कांत, आप याद देखिएगा अमिताभ कांत जो हैं ये क्या हैं, तो ये नीति आयोग के CEO हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, अमिताभ कांत। और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। और नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे, तो योजना आयोग के स्थान पे। तथा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का जो प्रशासन है मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। तो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत का जो मूल प्रशासन किस दस्तावेज के अंतर्गत होता था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत होता था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये देख लेते हैं। तो धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने पर, या दूसरा क्या है, धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण करने पर। तो इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों परिस्थितियों में जो है IPC की जो धारा है, धारा 121 और धारा 364, इन दोनों की परिस्थितियों में जो है मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यानी कि A और B दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो कैग है वो अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति को जो है CAG अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तथा CAG की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आप याद देखिएगा, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। तथा इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूचना का अधिकार यानी कि RTI की यहाँ पे बात हो रही है। तो RTI अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीली प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज कर सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 90 दिनों के अंदर। तो आप इसे याद रखिएगा। सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसके प्रावधानों के मुताबिक अगर प्रथम अपीली प्राधिकारी से किसी को अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो वह जो व्यक्ति है वह 90 दिनों के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 90 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न हमारा है, 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन थे। काफी अच्छा प्रश्न ये भी है। तो 30 नवंबर 2017 को जब यह पेपर हुआ था उस समय 2017 का ये क्वेश्चन से सभी हैं 2000 पेपर के। तो उसमें जब पेपर हुआ था तो CBI के महानिदेशक कौन थे,
तो उस समय थे आलोक वर्मा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जब यह पेपर हुआ था तो उस समय आलोक वर्मा जो थे वो सीबीआई के क्या थे, तो निदेशक थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम में सीबीआई के निदेशक कौन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सीबीआई के प्रेजेंट टाइम में निदेशक कौन है। तथा ये जो सीबीआई है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये जो सीबीआई है ये होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो जब यह पेपर हुआ था तो उस समय टोटल 7 राज्यों में विधान परिषदें थी, परंतु जम्मू कश्मीर जो है अब यह यूटी बना दिया गया है, तो इसकी विधान परिषद अब खत्म हो गई। तो टोटल अब 6 राज्यों में ही विधान परिषदें बची हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में टोटल 6 राज्य हैं। पहले 7 हुआ करते जब जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर को अब यूटी बना दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में अब टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे क्या है, राज्य की विधान परिषदें हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार हो गया, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका कर्नाटक हो गया, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना। क्या हो गया, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे वर्तमान में विधान परिषदें हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी एक विधान परिषद हुआ करती थी, परंतु जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। तो कृषि से आय जो है यह इनकम अधिनियम के तहत जो है एक आय का स्रोत नहीं मानी जाती। यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारत में कृषि आय यानी खेती से हुई कमाई पर टैक्स नहीं लगता है। आयकर अधिनियम की धारा 10 सब सेक्शन 1 के तहत यह छूट लागू है। सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए खेती से होने वाली कमाई को टैक्स के दायरे से बाहर रखा हुआ है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, कृषि से जो आय होती है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जब कि कई लोग कार्यरत होते हैं फिर भी उत्पादकता कम होती है, तो इस प्रकार की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो बेरोजगारी होती है, उसको कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, यह प्रतीक चिन्ह आपको मत दिया गया है, तैयार संकेत आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आगे खतरा है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। इस यातायात संकेत का मतलब होता है कि आगे डेंजर है, आगे खतरा है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय कानून के अनुसार अगर पुरुष की आयु इससे कम हो तो वह बाल विवाह माना जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 21 साल यह उम्र कर दी गई है, 21 साल, और लड़कियों के लिए है 18 वर्ष, यानी कि विवाह के समय अगर पुरुष की जो आयु है वह 21 वर्ष से कम है तो उसको बाल विवाह माना जाएगा। पुरुषों के लिए 21 वर्ष रखा गया है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने मन से किसी मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकता है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है और दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही। इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल बी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये न्यायालय के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। किसके द्वारा, तो न्यायालय के द्वारा जो है फंडामेंटल जो राइट्स हैं
उनको लागू कराया जा सकता है, यानी कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं फंडामेंटल राइट्स। तथा हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है? टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है हमारे संविधान में। कौन कौन से? पहला आपका हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया जीने का अधिकार यानी कि तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा आपका क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं हमको प्रदत्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया। तो इस परियोजना का क्या नाम था? तो इस परियोजना का नाम था सरदार सरोवर बांध, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो सरदार सरोवर बांध परियोजना थी यह किस राज्य में थी? तो यह जो सरदार सरोवर बांध परियोजना थी यह किस राज्य में थी? तो यह गुजरात की थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुजरात राज्य की यह सरदार सरोवर, तो गुजरात में यह परियोजना है सरदार सरोवर बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 के मध्य, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद लोकसभा के स्पीकर बने? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि ऑप्शन डी, ये हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, फिर ये लोकसभा के स्पीकर बने जीवी मावलंकर, तथा ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। तथा लोकसभा के इस समय स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में यानी कि 2020 में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। कौन है? तो ओम बिरला। अगला प्रश्न है, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? तो सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए खाली स्थान शीर्ष संस्था है। तो आपको बताना है कि समेकित बाल विकास परियोजनाओं के लिए कौन सी शीर्ष संस्था है? तो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान जो है यह इसके परीक्षण के लिए शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों की प्रमुख संस्था, इसका क्या नाम है? तो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संगठन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, 29 जुलाई 2017 को कराबी थाईलैंड में संपन्न हुए भारत थाईलैंड सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो यह उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है जब जो पेपर हुआ था 2017 में आपका ये PSI का, तो इतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगला है, किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तथा राज्य यहाँ पे कौन शपथ दिलाता है इनको? तो यहाँ के जो उपराज्यपाल होते हैं वो शपथ दिलाते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को। तो आप इसे याद रखिएगा, दिल्ली के उपराज्यपाल प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो अनिल बैजल। अगला प्रश्न हमारा है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित मिलेगा आपको? तो हैलीबीडू में। कर्नाटका में एक जगह है हैलीबीडू, यहीं पे आपको मिलेगा होयसलेश्वर मंदिर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह जो मंदिर है यह भगवान शिव का मंदिर है। किसका? तो भगवान शिव का यह मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक के हैलीबीडू नामक स्थान पे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का एक फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इस फार्मूले को नाम दिया गया था गाडगिल मुखर्जी फार्मूला, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। अगला प्रश्न है, किस जनहित याचिका के मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित
कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस जनहित याचिका का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी ABC बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, सॉरी, अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस जनहित याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने यह निर्देश दिया था कि सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया जाता है कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। तो इस केस का क्या नाम था जनहित याचिका का? अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रश्न हमारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS की यहाँ पे बात हो रही है। तो ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी, LBNS। क्या हो जाएगा इसका? तो लाल बहादुर शास्त्री जो अकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी में जो है IAS की ट्रेनिंग होती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्रशासनिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है इसका गठन किया गया था भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 2000 यह जो मोचन बल, यह जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, यह एक पुलिस बल है जिसका निर्माण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? तो नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? तो राजकोषीय प्रोत्साहन, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले किस प्रकार की ATM सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो सफ़ेद लेबल ATM में, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सफ़ेद लेबल ATM की सेवाएं हैं उनमें 100% विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है, यानी कि वाइट लेबल ATM। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या है? तो 15 वर्ष के लिए जो है अधिकतम ऋण प्रदान किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड ने हाल ही में अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को इसके द्वारा डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया था इसके स्थापना दिवस के मौके पर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अपने स्थापना दिवस के मौके पर जो है नाबार्ड ने किसका आयोजन किया था? तो नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था 2020 में, जब इसका स्थापना दिवस मनाया गया। तथा नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो चिंतला गोविंदा राजुलू। कौन है? तो चिंतला गोविंदा राजुलू जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा।